गुड मॉर्निंग क्लास। आज विषय व्यवसाय अध्ययन 12 कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 2 प्रबंधकीय सिद्धांत का क्लास दूसरा है। क्या है? प्रबंधकीय सिद्धांत का क्लास दूसरा। क्लास फर्स्ट में मैंने फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय सिद्धांत उसका योगदान बताया था फेयोल द्वारा। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय सिद्धांत। क्या करेंगे? फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय सिद्धांत। फेयोल ने 14 सिद्धांतों को बनाया है जिसको प्रबंध या प्रशासन के सिद्धांत कहते हैं, जिसमें मैं 8 पॉइंट है जो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं केवल 8 पॉइंट को समझा रहा हूँ, बाकी 7 पॉइंट आप लोग पढ़ लेंगे। तो फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय सिद्धांत का सबसे पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम मतलब होता है मजदूर, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? श्रमिक। विभाजन मतलब होता है बांटना, मतलब मजदूरों को बांटना। यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत। अर्थात इस सिद्धांत में यह बताया है कि जो जैसा मजदूर होगा, जैसे अगर कोई मस्तिष्क का मतलब दिमाग से बहुत तेज है तो उसको दिमाग वाले काम देने चाहिए। यदि कोई हाथ पैर से मजबूत है तो उसको हाथ पैर मतलब हाथ या पैर से श्रमिक मतलब श्रम से वाला काम देना चाहिए। जैसे अगर कोई गड्ढा खोदने वाला मजदूर है, अब उसको कंप्यूटर में बैठा के बोलोगे काम करा तो वो नहीं कर सकता। अगर कोई दिमाग से बहुत तेज है, कंप्यूटर का ज्ञानी है, अगर उसको बोलोगे जा गड्ढा खोद के काम कर तो वो कभी नहीं करेगा। अर्थात जिस प्रकार श्रम, जिस प्रकार मजदूर होंगे, जैसी उनकी योग्यता होगी उसके अनुसार काम बांटना चाहिए। यह सिद्धांत किसमें आया है? श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन करना एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता, क्योंकि किसी भी उपक्रम में समान क्षमता वाले श्रमिक नहीं होते, अतः कर्मचारी व मजदूरों को उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य व युक्ति संग विभाजन करना चाहिए। बताया ना, जिसका जो व्यक्ति जिस कार्य में गुणी होगा वह कार्य उसको देना चाहिए। अगर कोई दिमाग से गुणी है मतलब दिमाग से मजबूत है तो उसको दिमाग वाले काम देने चाहिए, कंप्यूटर के, लेखाकार के, ये सब काम उसको देने चाहिए। किंतु अगर कोई हाथ पैर से मजदूर है और उसको कंप्यूटर में बैठा दो वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। मतलब जैसा जिसमें योग्यता होगी उस प्रकार के उसको काम देने चाहिए। इस हेतु श्रमिक के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। इस सिद्धांत का पालन करने कर्मचारियों की कार्यक्षमता वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। अगर किसी भी व्यवसाय में, किसी भी उपक्रम में अगर कर्मचारी अनुशासित होंगे, सही से काम करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इसी को भी अनुशासन का सिद्धांत बोलते हैं। पढ़ रहा हूँ, सुनना। यह अनुशासन नहीं वहां कुछ भी नहीं, मतलब जहां पर अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं। श्रेष्ठ कार्य परिणामों की आशा वही करनी चाहिए जहां अनुशासन हो। इस हेतु आवश्यक नियम, कानून व दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। सभी स्तरों पर पर्यवेक्षक अच्छा होना चाहिए। इसलिए फौज में कहा गया है सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होता है अधिकारी। खराब अनुशासन एक बुराई है जो खराब नेतृत्व से आती है। अगर अनुशासन अच्छा नहीं होगा, वहां पर डिसिप्लिन नहीं होगा, वहां पर कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, समय पर उत्पादन नहीं होगा। समय पर उत्पादन नहीं होगा तो आप अपने उत्पादित वस्तु को समय पर बेचेंगे नहीं, समय पर बेचेंगे नहीं तो आपको लाभ भी नहीं होगा। इसलिए जिस व्यवसाय में अनुशासन नहीं वहां कुछ भी नहीं, इसलिए व्यवसाय में अनुशासन का होना आवश्यक है। इसलिए फेयोल ने अनुशासन के सिद्धांत को बताया है। तीसरा पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत। एकता मतलब होता है एक, और आदेश, आदेश मतलब आप कोई भी आदेश, अगर कर्मचारी को आदेश दे रहे हैं अगर कर्मचारी को आप आदेश दे रहे हैं तो आदेश केवल एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, तब कर्मचारी सही तरीके से काम करेगा। अब व्यवसाय में 4 लोग हैं, चारों के नीचे श्रमिक काम करता है, 4 फोरमैन हैं और चारों फोरमैन के नीचे श्रमिक काम करता है। अब ये फोरमैन अपने तरीके से काम करवाएगा, ये फोरमैन अपने तरीके से काम, ये सभी अपने अपने तरीके से काम करेंगे और आदेश देंगे। तो क्या बताओ कर्मचारी सही तरीके से काम कर पाएगा? वो तो कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए आदेश देना है वो केवल एक व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसको सुनकर कर्मचारी सही तरीके से काम करे, जिससे बोला जाता है आदेश की एकता का सिद्धांत।
सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए, क्योंकि अनेक अधिकारी से आदेश भी अलग अलग होंगे। ऐसी दशा में कर्मचारी किस आदेश का पालन करेगा, यह दुविधा की स्थिति होगी। अतः प्रत्येक कर्मचारी को चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों ना हो, आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगला बात है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश जो करते हैं वो भी किससे मिलना चाहिए, एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। जैसे आदेश एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसी तरह निर्देश भी एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। कार्य के दौरान कर्मचारी को किसी भी एक ही निर्देशक के निर्देश मिलने चाहिए, ताकि उस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। एक से अधिक निर्देश की स्थिति में कार्य में रुकावट आ सकती है। अगला आता है पॉइंट बी, केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत, इसके संबंध में फियोल ने बोला है उपक्रम में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जानी चाहिए। केंद्रीकरण संस्था के स्वभाव एवं आकार पर निर्भर होता है। ये बड़े उपक्रमों में विकेंद्रीकरण नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता है, जबकि छोटे उपक्रमों में केंद्रीकरण की नीति श्रेष्ठ हो जाती है। अतः परिस्थिति व स्वभाव के अनुकूल केंद्रीकरण का विस्तार होना चाहिए। अब आता है समता का अधिकार। समता मतलब होता है समान, मतलब श्रमिक हो, कर्मचारी हो, पर्यवेक्षक हो, वहां पर सभी कर्मचारियों से एक समान का व्यवहार करना चाहिए। इस सिद्धांत को किसके अंतर्गत आता है, समता के सिद्धांत पर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को समानता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों के सद्भावना, विश्वास, न्याय संगत, उदारता की नीति अपनानी चाहिए, जिससे संगठन में शांति बनी रहेगी और कर्मचारी पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य करेंगे। समता मतलब समान। अब कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रोत्साहित करो, ऐसा नहीं। मतलब सब कर्मचारी काम कर रहे हैं तो सभी को एक समान जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे व्यवसाय में शांति बनी रहेगी और कर्मचारी सही तरीके से काम करेंगे। उसके बाद आता है पहल शक्ति का सिद्धांत। पहल शक्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को प्रत्येक कार्य को सोचकर योजना बनाने के लिए पहल करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए पहल करो, मैं ये काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, पहल करना चाहिए। तथा आवश्यक सुझाव देने के लिए प्रबंध द्वारा अधिकार देना चाहिए। और आप जो भी काम कर रहे हो अपने अधिकारियों को, अपने आपसे जो ऊपर अधिकारी होगा, पर्यवेक्षक होगा, फोरमैन होगा, उसको सुझाव भी देना चाहिए। यह सिद्धांत पहल शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। और लास्ट है सहयोग व सहकारिता का सिद्धांत। सहयोग मतलब तो आपको पता है किसी की सहायता करना, और सहकारिता मतलब होता है मिलकर, मतलब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके काम करना चाहिए, जिसको सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत होता है। इसमें आपसी सहयोग व सहकारिता की भावना से कार्य करने पर बल दिया गया। जहां पर बोलता है मैं काम करता हूँ, ये अहम की बात है, लेकिन हम लोग बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, ये सहयोग है। मैं के जगह में हम का उपयोग करना चाहिए। जैसे बोलता है मैं के स्थान पर हम के सिद्धांत के अमल में लाना चाहिए, क्योंकि मैं घमंड का और हम सहयोग का दर्पण है। आपसी सहयोग से लक्षण शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, अतः सहयोग व सहकारिता के आधार पर कार्य संपन्न करना चाहिए। ठीक, तो ये आपके फियोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से मैंने 8 सिद्धांतों को समझाया। श्रमवाद का सिद्धांत, अनुशासन का, आदेश का, निर्देश का, केंद्रीकरण, समता, पहल शक्ति, सहयोग व सहकारिता। इस सिद्धांत को आप अलग अलग याद भी करेंगे, और फियोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत अगर क्वेश्चन होगा तो आप इन्हीं 8 पॉइंट को डिटेल भी करेंगे। इन्हीं 8 पॉइंट को सिद्धांत में डिटेल भी करेंगे और पर्टिकुलर अलग अलग एक क्वेश्चन के रूप में भी याद करेंगे। ठीक, अब आता है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है, जिसकी मैंने परिभाषा और वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे प्रबंध की शास्त्री प्रबंध के क्षेत्र में FW टेलर ने क्या योगदान दिया है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का आशय पढ़ रहा हूं, सुनिए। वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान प्लस प्रबंध। जहां विज्ञान शब्दों को पुनः प्रकाशित करे तो वी का आशय विशिष्ट तथा ज्ञान का आशय समान
यहाँ ज्ञान का आशय ऐसे ज्ञान से है जो विभिन्न प्रयोगों व खोजों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तथा प्रबंध का आशय किसी कार्य को सुविनियोजित व व्यवस्थित ढंग से करने से है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध से आशय विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों के आधार पर प्राप्त ज्ञान की सहायता से किसी कार्य को सुनिश्चित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने की कला है। वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत प्रबंध की इन समस्त आधुनिक तकनीकी को शामिल किया जाता है जो व्यवस्थित ढंग से कार्य करने में सहायक सिद्ध हो। विज्ञान अवलोकन व प्रयोगों के सिद्धांत के रूप में ढालकर बनाए गए संगठित ज्ञान के मार्ग के माध्यम से विश्व को समझने का एक ढंग है। वैज्ञानिक प्रबंध मतलब जहां पर आप प्रबंध के संबंध में नई नई चीजों को खोज कर रहे हो कि हम किसी कार्य को किस तरीके से कर सके, इसके लिए खोज करना कि समय पर अगर हम किसी कर्मचारी से काम करा रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे मैं किसी कर्मचारी से काम करवा रहा हूँ तो क्या वह सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्या वह टाइम वेस्ट करके काम कर रहा है कि समय का उपयोग सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, उसके काम करने में कितना समय लग रहा है, वह कर्मचारी जितना देर में काम कर रहा है उतना समय क्या पर्याप्त है या नहीं, इन सब चीजों की खोज करना कि समय पर मेरा काम हो सके। इसी काम के तकनीक को खोजने के लिए बनाया गया सिद्धांत ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसमें नई नई चीजें खोजी जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक, उसके बाद मैंने एक परिभाषा लिखा है F.W. टेलर की परिभाषा, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा, क्योंकि टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जनक भी बोला जाता है। ठीक है, तो उनके द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत, उसकी मैंने परिभाषा लिखी है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, समझिए। प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। प्रबंध क्या करता है, व्यक्तियों से काम कराना चाहता है, मतलब आप प्रबंध हो और आप व्यक्तियों से काम कराना चाहते हैं, तो यह जानना कि जो कर्मचारी काम कर रहा है, यह देखना, यह जानना कि जो कर्मचारी काम कर रहा है वो सबसे अच्छे तरीके से उचित ढंग से कर रहा है और उसमें लगने वाला लागत क्या सस्ता है, इस चीज को जानना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद और प्रोफेसर ने भी परिभाषित दिया, मैं एक परिभाषा और पढ़ देता हूँ शेल्डर के अनुसार। शेल्डर ने बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध किसी उद्योगों में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजना को इस प्रकार चलाना है जिससे सुविधापूर्वक उसके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ठीक, उसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता। जो वैज्ञानिक प्रबंध है, नई नई खोजों के आधार पर प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं, उस सिद्धांत की क्या विशेषता है। पहला, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्यों के निश्चित उद्देश्य होते हैं। दूसरा, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित योजनाएं बनानी चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। चौथा, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए, मतलब कम से कम होता है ना, उचित ढंग से, सस्ते ढंग से, कम लागत, आप कम खर्चा करो किंतु आपका जो उत्पादन हो अच्छे से अच्छा हो। अगला होता है संपूर्ण का सहकारिता की भावना में संपादित, सहकारिता मतलब मिलजुल कर ये काम होना चाहिए। अगला है वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट होता है मानकों के निर्धारण की समय समय पर जांच करनी चाहिए, अर्थात जो भी आप कर्मचारी से काम करा रहे हो उसकी जांच होनी चाहिए, समय समय पर उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक, अब आता है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा योगदान, मतलब प्रबंध के क्षेत्र में टेलर ने अपना क्या योगदान दिया है, जिसके बारे में जीवन परिचय है उनके
बारे में बताया है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान, जैसे फ्योल ने अपना योगदान दिया है कि वह पहले प्रबंध क्षेत्र पहले इंजीनियर के रूप में काम किए, फिर प्रबंधक बने, फिर उसके बाद जब व्यवसाय में हानि हो रहा था तो उसको प्रबंधक बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया गया। उसके बाद प्रबंधक के रूप में वो क्या करे, रिटायर हो गए, प्रबंधक बने वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद उन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ठीक, तो ये उनका जीवन परिचय था। उसी तरह मैं टेलर का जीवन परिचय पढ़ता हूँ, समझिए। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान, जिसमें जीवन परिचय बोला है। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में माने जाने वाले प्रसिद्ध प्रबंधकीय शास्त्री फ्रेडरिक विलासो टेलर का जन्म फिलाडेल्फिया के 1856 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस व जर्मनी में हुई, किंतु आंखें कमजोर होने के कारण अपनी पढ़ाई आगे न कर सके। 1878 में अमेरिका के मिडले कंपनी के श्रमिक लेबर के रूप में भर्ती हो गए। कठोर परिश्रम व सत्यनिष्ठा से कार्य करने के कारण ही वहां कंपनी के 6 वर्षों के अंदर मुख्य इंजीनियर पद पर पदोन्नति हो गए। 1898 ईस्वी तक कार्य करने के पश्चात वे बिथहेम कंपनी में चले गए। वहां उन्होंने अनेक प्रयोग किए तथा अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक विधि से श्रमिकों द्वारा कार्य कराया जाए तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी काफी वृद्धि हो जा सकेगी। 1901 ईस्वी में उन्होंने नौकरी छोड़कर प्रबंधकीय सलाहकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिए। आगे उन्होंने बोलता है प्रारंभ कर दिए। 1910 ईस्वी में शॉप मैनेजमेंट तथा 1911 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम से 2 बुक की रचना की। 1915 में टेलर की मृत्यु हो गई। 1915 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात वैज्ञानिक प्रबंध का अध्ययन धीमा पड़ गया। सन 1918 में रूस में लेनिना द्वारा लिए अपनाया गया। इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। 1929-30 में विश्वव्यापी मंदी से व्यापारियों की जड़ें हिला दी और श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया जाने लगा, किंतु बाद में इसे यूरोप के विभिन्न राष्ट्र जैसे जापान, इंग्लैंड, एशिया के विभिन्न राष्ट्रों ने अपनाया। टेलर के अनुयायी के प्रमुख सर्वश्री, गैंट, ग्रिब्बेट, पर्सनल, इंसन, फ्योल आदि थे। क्लियर? टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, ये तो था इनका योगदान। उन्होंने क्या क्या काम किए, कहाँ पर कार्यरत थे, इंजीनियर कैसे बने, ये सब चीज इसके बारे में बताया। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। ठीक जैसे मैंने फ्योल के सिद्धांतों को पढ़ाया, उसी तरह मैं आगे टेलर के सिद्धांत जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मैं नेक्स्ट क्लास 3rd में पढ़ाएंगे। आज क्लास 2 था, क्लास 3 में हम लोग टेलर के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि टेलर ने किन किन सिद्धांतों को बनाया। ठीक है, इसे क्वेश्चन जो बनता है आप लोग इसी पॉइंट को डिटेल करेंगे। क्लियर है? ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को जानेंगे। ठीक है।